अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी मीटर और मैं हूं आपकी होस्ट आयशा। तो दोस्तों, खबरों की शुरुआत गांधी जयंती से करते हैं। नोट पर छपने वाले गांधी की इस जयंती के दिन देश में दो तरह की तस्वीरें दिखती हैं। एक तस्वीर उनकी समाधि की दिखती है, जहां बड़े बड़े नेता जाकर उन्हें नमन करते हैं, और दूसरी तस्वीर उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को सपोर्ट करने वालों की दिखती है। कहना सिर्फ इतना है आपसे, क्या सरकार उनके हत्यारे को सपोर्ट करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती? सोचिए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर अलग अलग राज्यों के सीएम गांधी जयंती के दिन उनकी समाधि पर जाते हैं, लेकिन समाधि पर जाने वाले ये नेता उन लोगों से कुछ नहीं कहते जो लोग इसी देश में रहकर गांधी के हत्यारे को सपोर्ट करते हैं। गांधी के विचार उन्हें बुरे लगते हैं और गोडसे के विचारों को वो ज़्यादा बड़ा मानते हैं। आज मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जिन्हें ये लगता है कि धोती पहनने वाले और चरखा चलाने वाले इस गांधी ने अंग्रेज़ों को नहीं भगाया, और गांधी से अच्छे तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। सबसे पहली बात, गांधी 2338 दिन जेल में रहे, 6 बार साउथ अफ्रीका की जेल में रहे, 7 बार उनको भारत की जेल में बंद रहना पड़ा। सोचिए, जो व्यक्ति देश के लोगों के लिए विदेश में जाकर जेल में रहा, सोचिए जो व्यक्ति अहिंसा के रास्ते पर चला, सोचिए जिस व्यक्ति के सामने आज भी बड़े बड़े लोगों की कमर 90 डिग्री एंगल पर झुक जाती है, उस व्यक्ति के हत्यारे का आज सपोर्ट किया जा रहा है। और जो लोग उन्हें नमन कर रहे हैं वो ऐसे लोगों से कुछ नहीं कह रहे हैं। वैसे आज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज का समाज वाकई गांधी के नहीं गोडसे के विचारों पर चलता है। गांधी के विचार ये थे कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप उसके सामने दूसरा गाल कर दें, जबकि गोडसे के विचार हत्या करने वाले थे। और अब आप इस खबर को देखिए और सोचिए कि देश में आज के हालात में कौन गांधी के विचारों पर चलता है और कौन गोडसे के। कल यूपी के बरेली में हुई 2 घटनाओं की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। एक घटना तो ये है कि पुलिस ने 75 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है जो जनाजे की नमाज पढ़ रहे थे। कुछ लोगों की शिकायत के बाद पुलिस आती है और ये कहती है कि आप लोगों ने जनाजे की नमाज सड़क पर पढ़ी है, लिहाजा आपके खिलाफ केस किया जाता है। सोचिए कौन लोग हैं और इनकी विचारधारा क्या होगी। अब बरेली के ही दूसरी खबर को देखिए। अयान नाम के मुस्लिम नौजवान को पुलिस की हिरासत में उसकी मौजूदगी में पीटा जा रहा है। क्या ये लोग गांधी की विचारधारा पर चलते हैं? क्या इनकी सोच गोडसे की सोच से नहीं मिलती? माना कि इस मुस्लिम नौजवान ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो क्या इन लोगों को पुलिस की मौजूदगी में इस शख्स को पीटना चाहिए था? क्या इन्हें कानून अयान को जो सज़ा देता उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये लोग भी गांधी की विचारधारा को नहीं मानते। अब आप इस वीडियो को देखिए और एक पल के लिए सोचिए कि आज गांधी के इस देश में उनकी विचारधारा पर चलने वाला शख्स एक भी शख्स बचा है। इस वीडियो में डीएसपी साहब एक धार्मिक यात्रा के साथ जा रहे हैं और उन्हीं के जैसे धार्मिक नारे लग रहे हैं। कभी वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं और कभी बजरंग बली के। अब लोग डीएसपी साहब से ये पूछ रहे हैं कि क्या एक संविधान के रास्ते पर चलने वाले पुलिस को धार्मिक नारे लगाने चाहिए? क्योंकि ये वीडियो और ये धार्मिक नारेबाजी बिहार के गोपालगंज में लगी, लिहाजा आदिल हसन नाम के एक वकील साहब इस वीडियो के साथ बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को टैग कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा ही बिहार आप लोग बना रहे हैं। एक और पत्रकार कविश का ये भी दावा है कि इसी धार्मिक यात्रा के दौरान मस्जिद पर पत्थरबाजी भी हुई और डीएसपी साहब ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। लेकिन आज आपको इस वीडियो का पूरा सच भी समझना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कविश नाम के इस पत्रकार को मस्जिद पर पत्थरबाजी की जानकारी कहां से मिली, लेकिन अगर आप डीएसपी के इस पूरे वीडियो को सुनेंगे तो आपको इस वीडियो से 2 बातें पता चलेंगी। हाँ, ये कानून के हिसाब से सही हो सकता है कि डीएसपी को वर्दी में धार्मिक नारेबाजी करने की इजाज़त ना हो, लेकिन इस नारेबाजी के आगे उनके ऑडियो को सुनेंगे तो आप ये जानेंगे कि वो आगे लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि अपने जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से लेकर चलिए।
खैर, मुसलमानों को अब ये समझना चाहिए और मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि कोई भी हिंदू त्योहार उनके मोहल्लों से गुजरेंगे और उन त्योहारों की धार्मिक यात्राओं पर मस्जिदों के सामने नारेबाजी भी होगी। बस उन्हें नाथुराम गोडसे नहीं बल्कि गांधी के विचारों पर चलना है, क्योंकि अगर वो नाथुराम के विचारों पर चलेंगे तो उन्हें हमेशा की इस तरह इसकी कई गुना कीमत चुकानी होगी। वो कीमत क्या होगी मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जब क्राइम कोई मुस्लिम करता है तो फिर उसकी सज़ा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मिलती है, उसका परिवार सड़क पर आ जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात अपने देश के विदेश मंत्री की करते हैं। विदेश मंत्री ने अमेरिका में पत्रकारों के से ये चैलेंज दिया कि अगर वो भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा सकते, यानी भारत देश में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होता, खासतौर पर धर्म के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं। लिहाजा एक अखबार ने उन्हें 5 ऐसे एग्जाम्पल दिए जो ये दिखाते हैं कि देश में हमेशा ही भेदभाव होता है। अखबार ने सबसे पहले एग्जाम्पल रमेश बिधूड़ी का दिया और ये बताया कि अगर भेदभाव ना होता तो भाजपा के इस सांसद को अपने दूसरे साथी सांसद दानिश अली को मुल्ला, कटवा और आतंकवादी कहने पर प्रमोशन नहीं मिलता। दूसरा एग्जाम्पल अखबार इस जयशंकर को बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को देता है, जिन्होंने पिछले साल ऑन कैमरा ये कबूल किया था कि उन्होंने 5 लोगों की लिंचिंग करवाई और जिनसे लिंचिंग करवाई उनसे ये कहा कि आप जानकर मारो, आपकी बेल की जिम्मेदारी उनकी है। तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने हरियाणा का दिया और ये कहा कि देखिए, देश में जब 2 समुदायों के बीच दंगे होते हैं तो बुलडोज़र एक ही समुदाय के खिलाफ लोगों के घरों पर चलता है और एक ही समुदाय के लोगों को जेल में डाला जाता है। अखबार ने चौथा एग्जाम्पल जयशंकर को बालादेव का दिया, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं। अब आप उन्होंने क्या किया वो भी सुनिए। बालादेव ने कहा था चूंकि मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, लिहाजा उनके घरों पर बुलडोज़र चलना ही चाहिए। सोचिए, ये वो उदाहरण है जो हाल फिलहाल है। अगर आप पिछले 9 सालों का डेटा निकालेंगे तो आप जानेंगे कि देश में माइनॉरिटी के खिलाफ सिर्फ भेदभाव हुए हैं, उन्हें ना तो इंसाफ मिलता है और ना ही उनकी कोई सुनता है। खैर, एक और उदाहरण आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को ही ले लीजिए, क्योंकि हेमंता ने ये कहा है कि बीजेपी को अगले 10 साल तक मुसलमानों के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे हेमंता देश के उन राजनेताओं में से हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा ही बोलते रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको जेएनयू लेकर चलते हैं, जहां देश की मेजॉरिटी एक बार फिर से ये सवाल उठा रही है कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ देश विरोधी नारे लगते हैं और देश के टैक्स पेयर का पैसा जाया हो रहा है। दरअसल कल जेएनयू कैंपस में दीवारों पर 2 तरह के नारे लिखे हुए दिखाई दिए। एक नारा कश्मीर फ्री का था और दूसरा नारा भगवा जलेगा का लिखा था। अब इन नारों को किसने लिखा, फिलहाल ये किसी को भी पता नहीं है। हाँ, इन नारों के खिलाफ एबीवीपी ने ज़रूर शिकायत दर्ज करा दी है और देश की गोदी मीडिया उस मुद्दे को ज़ोरों शोरों से उठा रही है। आज आपको कल रामलीला मैदान की इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में जो कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें नोएडा की गोदी मीडिया ने नहीं दिखाई, क्योंकि इन तस्वीरों में बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत थी और ये लोग पुरानी पेंशन को लेकर फिर से बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए थे। लोगों का ऐसा मानना है कि इनकी तादाद लाखों में थी और नोएडा की मीडिया ने इन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज किया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट में भी गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर ने आने वाले वर्ल्ड कप के लिए 2 भविष्यवाणियां की हैं। पहली भविष्यवाणी तो ये है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है और उसकी जीत में सबसे ज़्यादा योगदान रोहित शर्मा का होगा। गौतम गंभीर को ये लगता है कि चूंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और इंडिया में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड शानदार है, उनका बल्ला यहाँ रनों की बारिश करता है, लिहाजा इस वर्ल्ड कप में इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा गौतम गंभीर की दूसरी भविष्यवाणी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को लेकर है। गंभीर को ये लगता है कि जिस तरह की टेक्निक बाबर के पास है वो इस वर्ल्ड कप में आग लगा सकता है और उसके बल्ले से कई सेंचुरी निकल सकती है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान टीम को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कह दिया कि बाबर का बल्ला अगर चला
तो फिर पाकिस्तान भी जीत की दावेदार बन सकती है। और इस वीडियो के आखिर में आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो की चर्चा कल से लगातार हो रही है और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी जानें कि जिस शख्स के साथ पीएम मोदी ने झाड़ू लगाई वो कौन और उसी के साथ झाड़ू का ये वीडियो क्यों शूट किया गया है। दरअसल ये एक मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसका नाम अंकित बयानपुरिया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को नोएडा की गोदी मीडिया पर भरोसा नहीं रहा, लिहाजा आने वाले चुनावों के लिए वो ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जिनके सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लिहाजा मोदी ने अंकित बयानपुरिया को चुना। वैसे सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे बड़े कद्दावर नेता भी सोशल मीडिया पर हिट रहने वाले लोगों को चुन रहे हैं, जिनमें एलविश यादव भी शामिल है। इससे एक बात और पता चलती है और वो ये है कि जिन युवाओं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बीजेपी के नेता चुन रहे हैं, अगर आप उनके प्रोफाइल या फिर सोशल मीडिया की टाइमलाइन देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये वो लोग हैं जो देश के मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।